बंसीलाल जी की सरकार का था, उनके साथ कुछ हम लोगों की बिगड़ गई थी, तो वो भी मनोहर जी ने एक समय पर वो किया, वो मिलने गए, उन्होंने वो संगठन मंत्री के नाते इनको जो सम्मान देना चाहिए था नहीं दिया। आज तो इस दुनिया में नहीं है बंसीलाल जी। वो कहते हैं कि मनोहर लाल ने तो शपथ ले ली थी कि दाढ़ी जब कटवाऊंगा जब बंसीलाल की सरकार गिरा देंगे। बिना खर्ची के पर्ची की जब उन्होंने वो लेके आया कि भाई मैं किसी की भी सिफारिश को नहीं मानूंगा, और वो हंस के कई बार कहते थे कि मैं ओम प्रकाश चौटाला क्यों बनूं, 10 साल क्यों जाके जेल में नौकरी देने के लिए करूं। करनाल में जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे फ़ोन आया उनका कि अरविंद जी तुम्हारी टिकट तो कट गई, कापड़ीवास जी को टिकट मिल गई, या मुझे कौन चुनाव लड़ाएगा। तो मैंने कहा मैं हूँ ना। तो 6 साल तक ऐसा तालमेल नहीं बैठा कि 6 साल तक मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होते हुए 6 साल चंडीगढ़ नहीं गया मैं। अच्छा, आपने चंडीगढ़ नहीं जाने की शपथ ले ली थी? मैंने शपथ ले ली थी। मैंने शपथ नहीं ले ली थी, मैंने मनोहर जी को मुख्यमंत्री बन के गए तो उनको मैंने कहा था कि आप जो है आप मुख्यमंत्री बन गए, अब आप हमें चंडीगढ़ जब बुलाओगे तब हम आए। तो हुए मनोहर जी ने कहा कि बाबा अब आप ऐसा है, मैं मुख्यमंत्री हो गया हूँ, उतनी व्यस्तता रहती है, आप कोई भी काम हो ना तो आप परेशान मत हुआ करो, आप अरविंद को बता दिया करो, अरविंद मुझे बता देगा और मैं वो सारे जो आप कहोगे मैं सब कर दूंगा। तो सुनते रहे। फिर ग्रोवर जी ने नहीं, गुस्सा नहीं आया, अपने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाली। अच्छा। और उसमें सबकी सिफारिशें थी, वो मनोहर जी को पकड़ा दी। अब हम हंसते हमारे पेट में, अभी तो समझा रहे थे बाबा को, और बाबा ने भी। वो संगठन मंत्री के नाते उस समय जो बंसीलाल सरकार को गिराने का फैसला लिया, कहीं ऐसा नहीं है कि वो जो फैसला था उसी ने मनोहर को चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचाया? वो एक अकेले मनोहर जी का फैसला नहीं। अच्छा। और पहली बार स्वामी धर्मदेव जी के मुख से निकला, किसी संत महात्मा की वाणी है, वो ईश्वर के वचन होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उस समय पर पटौदी के नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे, तो उनको कहा कि तुम पता है आज किसका सम्मान कर रहे हो, किसको माला पहना रहे हो? अच्छा। ये हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अरविंद यादव। मेरे ख्याल से एनजेपी के स्टूडियो में आप पहली बार आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है अरविंद यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद यादव का परिचय हम दे दें, वैसे तो परिचय खूब कई बार आपने सुना है, हमारी तो चर्चा है। आज मनोहर लाल के जन्मदिन पर इनको हमने आमंत्रित किया है इनके संस्मरण जानने के लिए, क्योंकि जब भाजपा का रोहतक कार्यालय संभालने के लिए मनोहर लाल बतौर संगठन मंत्री पहुंचे थे, उस समय उस दौर में ये वहाँ पर रोहतक कार्यालय में भाजपा के रोहतक जिला सचिव होते थे। तो हमको आज कई लोगों से फीडबैक मिला कि अरविंद यादव से बेहतर कोई नहीं जानता मनोहर लाल के पुराने दिनों को, नए दिनों को। तो हमने अरविंद यादव को आमंत्रित किया है। अरविंद यादव का परिचय है, हरको बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की बागडोर संभाल चुके हैं, और इस समय जो हम संप्रति बात करें तो पलवल के प्रभारी के रूप में पार्टी का काम देख रहे हैं, संगठन का काम देख रहे हैं। अरविंद यादव जी, बिना किसी भूमिका के बात करेंगे। आपके यार हम कह सकते हैं, आपके सखा कह सकते हैं, आपके सीनियर लीडर कह सकते हैं। आज मनोहर लाल का जन्मदिन है और हम आपसे सिर्फ उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। बाकी राजनीतिक बातें आपके साथ आज नहीं, फिर किसी दिन होगी। तो सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, आपका मनोहर लाल से याराना कब हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जब आप ये प्रश्न कर रहे हो तो बहुत सारी पुरानी बातें, अतीत मेरे सामने आ रहा है कि आज तो पूरा प्रदेश उनका रक्तदान शिविर लगा रहा है, आज उनके जन्मदिन को मना रहा है। मुख्यमंत्री 2014 में बने, उसके बाद से उनके जन्मदिन को मनाने की। लेकिन हम लोगों को तो वो समय है कि जब हम कुछ गिने चुने लोगों को 5 मई आती थी और हम लोग याद रखते थे और उनके जन्मदिन को हम लोग मनाया करते थे। तो छोटे से स्तर पर है, उस छोटे से स्तर के ऊपर, क्योंकि ना तो पार्टी का कोई बहुत बड़ा आधार था, ना पार्टी के पास इतनी ताकत थी, ना सत्ता थी। क्योंकि अब तो सत्ता के कारण से बहुत सारी चीज़ें, सब माहौल बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन हम लोग तो 1994 में मनोहर जी प्रचारक के पद से भाजपा में आए थे, संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने दायित्व संभाला था। मैं उस समय रोहतक जिले का, रोहतक भी बड़ा जिला होता था, झज्जर रोहतक पूरा बड़ा जिला होता था, इकट्ठे जिला होता था। तो मैं उस समय पर जिले का सचिव होता था। जी। फिर मैं महासचिव उस जिले का बना, पूरे जिले का। फिर रोहतक अलग हो गया, फिर मैं महासचिव बना। तो हम लोग, मुनीश ग्रोवर जी उस समय मंडल अध्यक्ष होते थे, बाद में फिर वो बड़े पदों पर गए, मंत्री भी बने, सारा हुआ। प्रदीप जैन जी उस समय पर हमारे साथी होते थे, लाला हुक्मचंद गोयल जी होते थे। तो हम सब लोग मिलके
छोटा सा हमारा कार्य। मेरे ख्याल से, अगर मैं बीच में बात काट रहा हूँ, ओम प्रकाश ग्रोवर रेवाड़ी के वो भी उस समय दायित्व मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष का उनके बात का ऐसा है कि उस समय तो ओम प्रकाश ग्रोवर जी नहीं, हमारी आंटी हमारी आंटी प्रदेश की उपाध्यक्ष होती थी। ओम प्रकाश ग्रोवर जी तो प्रदेश अध्यक्ष बाद में बने हैं जी जी, लेकिन आंटी हमारी जो है बिमला ग्रोवर जी, वो हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष होती थी। अच्छा 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 अच्छा। और एक छोटा सा कार्यालय होता था हमारा, प्रकाश ग्रोवर जी की वाइफ। हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो वो प्रदेश की उपाध्यक्ष होती थी और 1998 में ओम प्रकाश ग्रोवर जी जो है वो अध्यक्ष बने थे। तो उससे पहले रमेश जोशी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे। तो वो यात्रा एक बड़ी लंबी यात्रा, उतनी लंबी यात्रा पे जाने का कोई आज कारण भी नहीं है क्योंकि विषय भी आज मनोहर जी के जन्मदिन का है। तो हम लोग वो जन्मदिन कभी मुनीश ग्रोवर जी के घर पे मना लिया करते थे, कभी वो डॉक्टर मंगल सेन जी के 2 कमरे भिवाड़ी स्टैंड पर हुआ करते थे, हम सब कार्यकर्ताओं को बुला के वहाँ मना लिया करते थे। बाद में हमारा प्रदेश कार्यालय किराए की बिल्डिंग में सोनीपत रोड पर चलता था, तो वहाँ मना लिया करते थे। मतलब इस तरीके से फिर बाद में जो है 98-99 में मैंने मुनीश ग्रोवर जी ने जो हमारा अब तक 30 हुड्डा कॉम्प्लेक्स वाला कार्यालय हम लोगों का खरीदा हुआ था, तो नीचे हमारा जिला कार्यालय था, उसमें नीचे मंडल। तो उसी दौर में मनोहर लाल जी संगठन मंत्री। तो मनोहर लाल जी उससे पहले 1994 आ गए थे। ये 1998-99 की बात मैं बता रहा हूँ, जब ये हमने कार्यालय प्रदेश कार्यालय खरीदा था। अब तो बहुत बड़ा विशाल कार्यालय नया हमारा बन गया है। तो मनोहर जी के साथ तो वही था, गांव के अंदर हम लोग चले जाते थे, साथ में बनियानी गांव था क्योंकि वो निदाना में तो पैदा हुए बड़े हुए, लेकिन पिताजी माँ वहाँ होते थे, हम गांव में चले जाते थे, उनके खेतों में चले जाते थे, मुनीश जी होते थे, मैं होता था। अच्छा, मतलब आप मुनीश जी सब मनोहर लाल जी के खेतों में पहुंच जाते थे? हम पहुंच जाते थे क्योंकि वो एक पारिवारिक सा माहौल था उस समय का। इतना बड़ा कोई अब जो पार्टी का रंग रूप बदल गया उस समय होता नहीं था। बहुत कम लोग, हम गिने चुने लोग होते थे। और होता कि गढ़ डॉक्टर मंगल सेन के कारण से एक पहचान थी, वहाँ प्रदेश कार्यालय था, तो वो एक परिवार की तरह सारा माहौल था। और हम लोग तो एक तरीके से कहा जाए कि उनकी उंगली पकड़ के राजनीति के अंदर आए, क्योंकि वो तो संघ से आए, संगठन मंत्री थे। और हम लोगों ने उनके साथ काम बहुत लंबे समय तक काम किया। और वहाँ आप देख लो कि 1994 से आने के बाद जो है 2014 तक, जब तक वो मुख्यमंत्री बने, जब मुख्यमंत्री का तक, क्योंकि मैं तो करनाल में जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे फोन आया उनका कि अरविंद जी तुम्हारी टिकट तो कट गई, कापड़ीवास जी को टिकट मिल गई, या मुझे कौन चुनाव लड़ाएगा? तो मैंने कहा मैं हूँ ना। तो मैं उस नाते वहाँ करनाल गया, करनाल जाके पूरा चुनाव उनका संभाला। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं जो है अब तो चंडीगढ़, आप मुझे जब आप बुलाओगे तो मैं चंडीगढ़ आऊँगा। मैंने आपको चंडीगढ़ भेज दिया। तो 6 साल तक ऐसा तालमेल नहीं बैठा कि 6 साल तक मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होते हुए 6 साल चंडीगढ़ नहीं गया मैं। अच्छा, आपने चंडीगढ़ नहीं जाने की शपथ ले ली थी? मैंने शपथ ले ली थी। मैंने शपथ नहीं ले ली थी, मैंने मनोहर जी को मुख्यमंत्री बन के गए तो उनको मैंने कहा था कि आप जो है अब मुख्यमंत्री बन गए, अब आप हमें चंडीगढ़ जब बुलाओगे तब हम आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं भीतर कुछ छुपा हुआ था। तो इसी तरह से वो हमारे ओम प्रकाश ग्रोवर जी के साथ संगठन मंत्री रहे थे। तो वो ओम प्रकाश ग्रोवर जी को कहते थे, क्योंकि मैं उनको बाबा बोलता था, तो मेरे कारण से सब लोग, धनखड़ जी भी, वो भी सब बाबा बाबा हंस के बोलते थे। तो वो कहते थे बाबा अब तो सत्ता आ गई हमारे पास, अब तो बड़ी बड़ी कोठियां हो गई, हम लोगों तो छोटी छोटी धर्मशालाओं में मीटिंग कर अब आ जाओ। तो ओम प्रकाश ग्रोवर जी भी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शब्द मुझे याद है। वो कहते थे कि ना मैं नहीं आऊंगा जब तक अरविंद जी को नहीं बुलाओगे। वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन वो चंडीगढ़ नहीं गए ओम प्रकाश ग्रोवर जी। धनखड़ जी आते थे कभी, अब तो बाबा चलो, अब तो बाबा चलो। मतलब ओम प्रकाश ग्रोवर भी चाहते थे, अरविंद यादव भी चाहते थे कि भाई किसी सम्मान के साथ, दायित्व के साथ विधायक बना करके जब चंडीगढ़ बुलाओ आप। पार्टी के नाते वो रहे तो सारे प्रदेश के अंदर बैठकों में जाते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना एक दो सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी जी। पहली बार वो हिसार जा रहे थे तो हिसार से उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि अरविंद जी 2-2.5 महीने के लगभग की बात है, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बोले वो क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है? तो मैंने हंस के कहा कि शादी के बाद तो हनीमून होता है। बोले हाँ यार, अब वो जो है ना, ये मैं मुख्यमंत्री बन गया, अब मैंने समझ लिया, अब मेरा वो हनीमून पूरा हो गया, अब मैं तुमको जल्दी चंडीगढ़ बुलाता हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो हमने भी हंस के उसको सहज भाव से ले लिया। लेकिन वो नहीं, राजनीतिक समीकरण होते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां होती है, नहीं हो पाया 6 साल तक संभव। जब मुझे 22 अक्टूबर 2020 को हरको बैंक का चेयरमैन बना के बुलाया तब मैं गया। दूसरी पारी में पहली पारी तो पूरी पारी निकल गई, मैं चंडीगढ़ नहीं गया पहली पूरी पारी के अंदर। इसी तरीके से जब ओम प्रकाश ग्रोवर जी के साथ उन्होंने काम किया था और वो मुख्यमंत्री बने, तो ओम प्रकाश ग्रोवर जी का उनके ऊपर रहता था, दिन में 4 बार फोन करते थे वो। अभिमन्यु को कहते थे तो अभिमन्यु भी घबराता था, वो भी बात करने की स्थिति में होती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद दायित्व तो बड़ा हो गया था उनका। तो इनको गुस्सा आता था कि मेरे से क्यों बात नहीं करा रहा। तो एक दिन फिर फोन आया उनका मुझे
कहते यार अरविंद बाबा तेरा जो है ना ये मुझे दिन में 3 बार 4 बार करता, और अभिमन्यु मेरी बात नहीं कराता, मैं बात करने की स्थिति नहीं होता तो डांट मारते हैं। तो तू मैनेज कर, कैसे उनको मैनेज करेगा? और मेरा ये वायदा है कि मैं उनको 1 महीने में 1 बार बात करूंगा और आराम से उनसे बात करूंगा और उनकी सब बातों को मैं सुनूंगा। फिर मैंने सुनील भाई साहब को, उनके बड़े बेटे हैं सुनील ग्रोवर जी, मैंने कहा भाई साहब इस तरह से मनोहर जी का फोन आया, क्या करना है? हम दोनों ने योजना बनाई और फिर हमने बाबा को समझाया कि बाबा कोई भी बात हो तो आप हमें बता दीजिए। अब मनोहर लाल वो वाले नहीं है, अब चीफ मिनिस्टर है, उनकी व्यस्तता है। तो अब उनकी व्यस्तता है तो उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, तो आप मुझे बता दिया करो। और इसी तरीके का एक बार क्या हुआ कि वो रेवाड़ी आए तो उन्होंने कहा कि मैं घर पे आऊँगा, तो बाबा को मैंने कहा कि वो मनोहर जी का, बोले नहीं वहाँ नहीं आएंगे, उनको मैं बोलता हूँ वो मेरे पास आएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो बाबा हमारे बाबा थे, पार्टी की एक वो ताकत थे, पार्टी का पूरा जीवन लगाया था, तो हम उनके बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं था। तो वहाँ आ गए हम सब लोग, वहाँ मुख्यमंत्री जी के स्वागत के अंदर खड़े हो गए, यही सेक्टर 3 में ही घर होता था उस समय पर। तो सारे लोग हम खड़े हो गए स्वागत के अंदर। तो वो आए तो मनोहर जी से नमस्ते वमस्ते हुए। मनोहर जी ने कहा कि बाबा अब आप, ऐसा है मैं मुख्यमंत्री हो गया हूँ, उतनी व्यस्तता रहती है, आप कोई भी काम हो ना तो आप परेशान मत हुआ करो, आप अरविंद को बता दिया करो, अरविंद मुझे बता देगा और मैं वो सारे जो आप कहोगे मैं सब कर दूंगा। तो सुनते रहे। फिर ग्रोवर जी ने, नहीं गुस्सा नहीं आया, अपने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाली और उसमें सबकी सिफारिशें थी, वो मनोहर जी को पकड़ा दी। अब हम हंसते हंसते हमारे पेट में, कभी तो समझा रहे थे बाबा को और बाबा ने भी। तो मतलब वो सब एक परिवार का माहौल था, सहज भाव से हम लोगों ने काम किया। उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं था, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो हम लोगों के पास किसी के पास थी नहीं। हम वो पीढ़ी थे कि जब पार्टी सत्ता में आएगी तो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तो राजनीति में आते हैं तो लोग महत्वाकांक्षा लेके आते हैं, लेकिन हम लोगों की तो अपनी कोई महत्वाकांक्षा थी ही नहीं। तो वो सहज भाव से, मतलब बहुत सारे इस तरीके के घटनाक्रम चलता रहा और उनका पुरुषार्थ था उनका। उनके साथ गुजरात चुनाव में भी, मोदी जी के चुनाव में भी 2002 में बुलाया, हम गए उनके साथ, 2007 में गए, 2012 में गए, वहाँ मोदी जी के पूरा गुजरात के चुनाव को हम लोग संभाल के आए। धनखड़ जी भी साथ होते थे, मुनीष जी भी साथ होते थे, संजय भाटिया जी भी होते थे, सुभाष बराला जी भी होते थे। हम सब लोग जो है जाके वहाँ पूरे चुनाव को गुजरात के अंदर संभाल के आते थे, जहां भी कहीं चुनाव होता था। अरविंद जी से हम ये जानना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें, नरेंद्र मोदी से मनोहर लाल की निकटता, प्रगाढ़ता कब बढ़ी? उनका जो घी खिचड़ी हुई है, वो घी खिचड़ी कैसे हुई? मोदी जी का भी ये था कि वो भी प्रभारी बन के हमारे आए, और लगभग 1995-96 की बात है, बंसीलाल जी के साथ हमारी सरकार चल रही थी। जी। तो उस समय 96 के अंदर सरकार बनी तो मोदी जी हमारे प्रभारी बन के आए। तो मोदी जी का भी, क्योंकि रोहतक राजनीति का भी केंद्र था और भाजपा का प्रदेश कार्यालय भी वहीं था। भाजपा की राजनीति का तो केंद्र ही रहा, सबकी पार्टी का, वो लोकदल हो चाहे वो हरियाणा विकास पार्टी रही हो, मतलब सबका राजनीतिक कैपिटल जो है वो रोहतक रहा। जी। और चूंकि हम रोहतक की राजनीति से, हमने वहां से शुरुआत की तो सारी चीजें वहीं चलती थी। तो मोदी जी भी बैठक में सब में वहां आते थे, तो मोदी जी के साथ भी वो, हम उनको भाई साहब भी बोलते थे, मनोहर जी को भी हम लोग भाई साहब ही बोलते थे। तो मोदी जी के साथ भी हम लोगों का वही आत्मीय मिलना, आत्मीयता, वो सारा उनके आदेश की पालना करनी, वो हमसे बहुत सारी बातें बताते थे, करते थे। तो सब लोग मिलके परिवार की तरह, टीम की तरह हम करते थे, क्योंकि उनके पास और भी हरियाणा के अलावा भी दायित्व था, उनके पास चंडीगढ़ का भी दायित्व था, उनके पास हिमाचल का भी दायित्व था, तो पंचकुला भी उनका रहना रुकना होता था। तो मोदी जी के साथ भी हम लोगों ने बहुत तरीके से बहुत लंबे समय तक 5 साल 6 साल काम किया। बंसीलाल जी की सरकार का था, उनके साथ कुछ हम लोगों की बिगड़ गई थी, तो वो भी मनोहर जी ने एक समय पर वो किया, वो मिलने गए, उन्होंने वो संगठन मंत्री के नाते इनको जो सम्मान देना चाहिए था नहीं दिया। आज तो इस दुनिया में नहीं है बंसीलाल जी, लेकिन वो भी एक विषय हम सब लोगों को नहीं। वो कहते हैं कि मनोहर लाल ने तो शपथ ले ली थी कि दाढ़ी जब कटवाऊंगा जब बंसीलाल की सरकार गिरा देंगे। देखिए कई बार मतलब कहीं से अंदर से प्रेरणा आती है, जैसे मुझे आया कि भाई मैंने मनोहर जी को कह दिया कि भाई साहब मैं चंडीगढ़ नहीं आऊंगा, मुझे नहीं बुलाओगे तो उनके मन में भी ये कहीं से प्रेरणा आई, ईश्वरीय प्रेरणा इसको कहेंगे कि भाई मैं संगठन मंत्री हूँ, ये हमारे 11 विधायक हैं, 7 उसमें से मंत्री, 5 मंत्री बना रखे हैं, 2 हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो चीफ मिनिस्टर मिल नहीं रहा, और वो जो है वो मिलने के लिए जितना सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि भाजपा का एक कैडर है और संगठन मंत्री और अध्यक्ष के हिसाब से पार्टी चलती है, तो वो सिर्फ एमएलए को पार्टी समझते थे। तो ये अच्छा, कहीं एक चीज तो आती है, वो संगठन मंत्री के नाते उस समय जो बंसीलाल सरकार को गिराने का फैसला लिया, कहीं ऐसा नहीं है कि वो जो फैसला था उसी ने मनोहर को
चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचा। देखिए वो एक अकेले मनोहर जी का फैसला नहीं था, अच्छा अच्छा, वो पूरी पार्टी का फैसला था। मोदी जी प्रभारी थे, उनका भी अपना था, और बाकी केंद्रीय नेतृत्व में अटल जी थे, आडवाणी जी थे, क्योंकि यहाँ एक आदमी फैसला नहीं कर पाता है। जी जी। ये भाजपा के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करके कोई भी फैसले कभी भी नहीं हुआ करते। तो वो सबको लग रहा था कि बंसीलाल जी के साथ, क्योंकि जितना सम्मान पार्टी को, जितना सम्मान मोदी जी को, जितना सम्मान मनोहर जी को, जितना सम्मान बाकी लोगों को मिलना चाहिए था, यही ओम प्रकाश चौटाला जी के समय पर हुआ। क्योंकि चौटाला जी भी किसी बात को मानते नहीं थे, हाँ जी करते थे, करते अपने मन की थे। तो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के साथ भी बात के अंदर यही हुआ। तो ये सब राजनीति में चलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे साझीदार थे उस समय, तो बड़ा साझीदार छोटे साझीदार को क्यों पनपने देगा। तो इस कारण से, और पार्टी का ये था कि भाई हम अपनी पार्टी को धीरे धीरे इन विषम परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ाएं। तो हम सब लोग उस काम में लगे रहते थे। वो जो हमारे देसी भाषा में होता है छैला शब्द, जो है ये मनोहर लाल के बारे में हम सुनते हैं, क्या है, देखते हैं, हम पत्रकारिता में हैं, तो कंघी वालों में ना, जो कंघी का जो उनको रखने का जो बहुत उनके नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मनोहर लाल जी को तो हमने वो देखा है कि भाई बसों के अंदर चला करते थे, रोडवेज की बस के अंदर, क्योंकि उनके पास कुछ होता, एक टूटा सा स्कूटर होता था लोकल रोहतक में घूमने के लिए, और बाकी तो सब कहीं भी जाना होता था, संगठन के प्रवास पे जाना होता था, करना होता था। तो उस समय तो कोई साथियों के पास भी इतनी गाड़ियां वगैरह नहीं हुआ करती थी, किसी इक्के दुक्के के पास गाड़ी होती थी, तो वो अपना बसों में बैठ के प्रवास किया करते थे। अच्छा, प्रचारक उससे पहले रहे थे, तो उनका अच्छा मनोहर लाल बसों में रूटीन में चलते, बहुत ज्यादा मेहनती तो रहे हैं। 2000 के अंदर जब चुनाव हुए थे, तो 2000 में जब चुनाव हुए, उस समय 6 हमारे विधायक जीत के आए थे, चौटाला जी के साथ मिलके हमने सरकार बनाई थी। तो उस समय जो है ये तय हुआ, हम लोगों ने जिद करके उनको कहा कि अब आपको बहुत हो गया बसों में चलते हुए, तो गाड़ी लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो अपना काम करूंगा। तो हम लोगों ने जिद करके, उस समय एक सरिता नारायण कलानौर से एमएलए बनी थी, और मुझे याद है कि इतवार का दिन था, और हमारे आजकल तो वो बीजेपी में ही हमारे साथी हैं, उस समय लोकदल के वो जिलाध्यक्ष होते थे, अपना मकड़ोली, धर्मपाल मकड़ोली। अच्छा। तो धर्मपाल मकड़ोली की फिएट की एजेंसी होती थी, और एक ऊनो गाड़ी आई थी। तो हमने जबरदस्ती जाके फिर वो 2 ऊनो गाड़ी ली, एक वो सरिता जी के लिए, वो विधायक बनी थी, तो विधायक का कोई लोन वगैरह होता था वो मनोहर लाल जी तो पार्टी पे कर्ज तो था, फिर वो मनोहर लाल जी के लिए चलने के लिए फिर पार्टी ने वो एक गाड़ी खरीदी। तो 2 गाड़ी, इतवार के दिन हमने वो शोरूम खुलवा के 2 गाड़ियां ली थी। एक बड़ी आपको घटना सुनाता हूँ कि 1999 के अंदर, जो आज ये कंप्यूटर युग आप देख रहे हैं, सबके हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल में कंप्यूटर, तो हमारे मोदी जी को भी इसका एक बड़ा शुरू से ही उनका वो रहा कि भाई मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूं। तो वो आते थे, कार्यालय में बैठते थे, टेक्नोलॉजी की बात करते थे, छोटा सा वो पैड भी रख के वो चलते थे। तो मनोहर जी को भी वहां से उनको देख के लगा कि भाई मुझे भी करना चाहिए। तो मनोहर जी का भी एक, हम कार्यालय में भी ले आए, तो मनोहर जी उस पर बैठ के अपना इंटरेस्ट जागा, वो करते थे। मोदी जी ने कंप्यूटर सिखाया, तो मैं उसको ये कह दें, कोई भी नाम दे दे, कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा किसी से मिलती है। तो वो फिर वो एक कंप्यूटर आ गया। फिर एक हमने सम्मेलन किया 1999 में, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो हमने वो एक सम्मेलन किया, शक्ति सम्मेलन के नाम से, छोटू राम स्टेडियम के अंदर। और उसमें मनोहर जी चूंकि संगठन मंत्री थे, सब कुछ चलता था, और हमारे बाबा ओम प्रकाश ग्रोवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे रोहतक में। तो हमने ये तय किया कि भाई एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर करेंगे, और इसमें कैडर बेस्ट कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, और जो पद तय किया भाई मंडल अध्यक्ष है या मंडल के पदाधिकारी है, वहां तक हम बुलाएंगे। तो 14,000 की लगभग वो संख्या तय हुई प्रदेश भर से। और प्रदेश भर से वो तय होने के बाद फिर वो मनोहर जी ने, क्योंकि अब तो आज तो इस तरह का वो आ गया कि एक बार आप डाल दो, उसके अंदर सारा सिस्टम आपके सबके नाम के कार्ड निकाल देगा। लेकिन नायब सैनी जी रात भर बैठते थे मनोहर जी के साथ। नायब सैनी जी जब आए थे, शुरुआती थी, उम्र भी बहुत कम थी नायब जी की, तो बैठते थे वो जो है सहयोगी के नाते। और मनोहर जी और नायब सैनी जी सारी रात बैठ के एक एक कार्ड को, अरविंद यादव जिला सचिव, फलाना जिला महामंत्री, फलाना जिला अध्यक्ष, ये मंडल अध्यक्ष, मतलब एक एक कार्ड को प्रिंट करके 14,000 कार्ड, बहुत 20-25 दिन के अंदर इन लोगों ने बैठ के सारी रात लगा के वो कार्ड प्रिंट किए। और सबको फिर हमने वहाँ स्टेडियम के अंदर अलग अलग जिलों के हिसाब से किया, वो कार्ड पहले दिए। फिर हमने वहाँ ये हुआ कि भाई इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर आएंगे, क्योंकि हमारे पास साधन भी नहीं थे। साधन नहीं थे तो आएंगे तो भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी इतने लोगों की। तो हम लोगों ने बैठ के, मनोहर जी ने कहा कि तुम लोग क्या यहाँ से घरों से भोजन इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि तो प्रचारक थे, और प्रचारकों का तो अपनी पद्धति होती है। तो हमने कहा, मुनीष जी थे, मैं था, बाकी हुक्मचंद गोयल जी थे, प्रदीप जैन जी थे, मतलब हम लोग उस समय के लोग थे। तो हम लोगों ने कहा कि जी आप आदेश करो। तो उन्होंने कहा कि क्या एक इस तरीके के हम किसी ज़्यादा भोजन नहीं लेंगे।
हम 5-5 चपाती मतलब 5-5 पैकेट जो है, एक घर से 5 पैकेट लेंगे सिर्फ। अच्छा अच्छा। तो यदि हमें 14,000 पैकेट चाहिए तो देखो कितने घर हो गए। तो जी ये 2500 घर हो गए, 3000 घर हो गए, 2800 घर हो गए, वो कैलकुलेट किया। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए, तो लिफाफे छपवाओ। तो मोदी जी भी थे, वो लिफाफे हमने छपवाए, लिफाफों पे लिखवाया शबरी के बेर, और एक पॉलीथिन के अंदर वो 5-5 लिफाफे डाल के हम उन 2800-3000 घरों के अंदर जाके वो लिफाफे दे के आए। जो पार्टी के हमारे जो समर्थक थे या जिन लोगों के पास हम लोगों के संपर्क संबंध थे, और महेश जी बताते हुए मुझे आज बड़ी फक्र हो रहा है कि हमने जो है वो 5 से ज़्यादा किसी के घर से वो लिफाफे नहीं लिए, और वो हमने सब इकट्ठे किए, और 12-13 हज़ार पैकेट हमारे आए, और हमने जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में सबको भोजन कराया, और वापसी पर जब बसों के अंदर जाने लगे तो बचे हुए भोजन के पैकेट हमने रात में भी देर तक, दूर के जिले थे तो उनकी गाड़ियों में भी रखवाए। बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी वो। क्या मतलब दूरदृष्टि देखो, जो कनेक्टिविटी भी जो है लोगों की बनाई हुई। वहाँ से हम लोगों ने तो लिया है, तो मनोहर जी के साथ तो इसलिए बहुत काम किया, उनके विजन का हमको पता था, वही किस तरीके का उनका विजन है, कैसे वो सारी चीज़ों को करते हैं। तो हमने भी राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो जो कई बार हम देखते हैं मनोहर लाल भी कई बार मन की नहीं कर पाए, जैसे पीछे बनवारी लाल को उम्मीदवार घोषित कर ही गए थे लेकिन टिकट बनवारी लाल की कटी। देखिए ये राजनीति में देखिए मैं इसको दूसरे नज़र से देखता हूँ। जी जी। कुछ हम लोग मानते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, तो हम इस तकदीर को भी मानते हैं। ईश्वर ने पुरुषार्थ हमको दिया है, लेकिन शायद भाग्य में नहीं दिया। ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं कि जिनका राजनीति से कोई कारण नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा राजनीति के अंदर, लेकिन भाग्य बलवान है तो वो एमएलए बन गए। लेकिन हम लोगों को जो पुरुषार्थ दिया है वो किसी एमएलए से ज़्यादा पुरुषार्थ दिया। हम लोगों की आज पार्टी के संगठन के अंदर अहमियत है तो बहुत सारे मंत्रियों से, एमएलए से भी ज़्यादा, क्योंकि सब लोग उसी हिसाब से मानते हैं, इज्जत भी करते हैं। बहुत सारे एमएलए भी बड़ा भाई मान के, परिवार का मुखिया मान के, पैरों से भी आशीर्वाद लेते हैं। कई सारे मंत्री भी हैं जो बड़ा भाई मान के आशीर्वाद लेने की बात करते हैं। तो वो चलते हुए एक परिवार की तरह से रहता है, तो वो सब भावना रहती है। 2014 का जो विधानसभा चुनाव था, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पर चुनाव प्रभारी बन करके मनोहर लाल दायित्व निभाने लग गए थे, जनसंपर्क लग गए थे। 7 लोकसभा सीटें शायद भाजपा जीती थी हरियाणा में, जब मनोहर लाल के पास जो प्रचार विभाग था एक तरह से उस समय। देखिए 2014 में हमारा उनके साथ हरियाणा विकास पार्टी, लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ 2014 में। तो 2014 में 2 सीटें शायद मुझे याद आ रहा है कि भजन लाल जी के बेटे हैं, क्या नाम, कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप बिश्नोई जी जो है ये लड़े थे हिसार से, और एक सीट इनको करनाल की दी थी, पर करनाल में इन्होंने अपने भाई को दे दी थी, और वो भाई का उस समय पर कोई धर्म परिवर्तन करने के कारण से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। तो वो फिर वहाँ से वापस उनसे लेके संजय भाटिया जी को दे दी थी, और इनको सिरसा दे दी थी। तो वो उस समय सिरसा की सीट भी हार गए थे और हिसार की सीट भी हार गए थे, और एक सीट शायद हम और हारे थे। तो 7 हमारे सांसद। नहीं, मैं बात पूरी नहीं कर पाया। मतलब उस दौर में मनोहर लाल का सितारा चमकने लगा। लोकसभा के बाद में मोदी युग आया और पार्टी जो मैदान में उतरी जो है, उस समय मनोहर लाल पूरे हरियाणा में घूमना शुरू किया था, रेवाड़ी, गुड़गांव वगैरह। आपको कब एहसास हुआ कि ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते? देखिए वो भी सहज भाव की बात है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि वो इनको, जैसे मोदी जी को केंद्र के अंदर गोवा की बैठक के अंदर तय किया कि वो प्रचार प्रमुख के नाते पूरे देश के अंदर पार्टी का प्रचार करेंगे। ठीक है। तो हरियाणा में रामविलास शर्मा जी हमारे उस समय पर अध्यक्ष थे। तो मनोहर जी को प्रचार प्रमुख के नाते दायित्व मिला कि आप जा के सारी चीज़ों को करिए। तो रेवाड़ी भी आए, रेवाड़ी भी वो कम से कम 6 जगह बैठ के गए। मैं महेंद्रगढ़ भी उनके साथ गया, नारनौल भी गया, बहुत सारी जगह उनके साथ गया। तो वो जनसंपर्क बना के प्रमुख लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मिलना करना, वो एक पार्टी की योजना का हिस्सा था वो। तो उसके अंदर उस समय कहीं संकेत था कि चीफ मिनिस्टर? उस समय संकेत नहीं था। संकेत का तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन मेरे साथ थे हम लोग, कनॉट प्लेस पे मैंने इनको छोड़ा, और कनॉट प्लेस पे छोड़ के मैं घर आया। तो मुझे ध्यान आया कि मैं आज जो है बहुत दिन हो गए, स्वामी धर्मदेव जी के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। अच्छा। तो मैंने स्वामी धर्मदेव जी को फ़ोन कर लिया कि स्वामी जी आप पटौदी आश्रम में? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं शाम को प्रसाद लेके आपके आश्रम से जी फिर मैं रेवाड़ी जाऊँगा। तो उनका आओ आशीर्वाद दे लो मेरा। तो मैं वहाँ से, तो मुझे ध्यान आया कि मनोहर जी कई बार कहते थे कि तुम्हारे स्वामी धर्मदेव जी से मिलना है। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब मैं पटौदी जा रहा हूँ और स्वामी धर्मदेव जी आश्रम में, आप भी ने भी 1-2 बार कहा है कि भाई स्वामी जी से मिलना है, तो आप देख लो।
तो इन्होंने कहा भी तो तुम मुझे छोड़ के गए हो। तो मैंने कहा छोड़ के गया हूँ तो मैं तो फिर वापस ले लूंगा आपको। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो संभव नहीं है, लेकिन चलो 5 मिनट दे दो मेरे को। फिर इन्होंने बात की, मुझे फ़ोन आया कि मैंने किसी को कहा है कोई अभी आ रहे हैं गाड़ी लेके और मैं उनके साथ आता हूँ, तुम वापस मुझे लेने मत आओ, तुम चलो मैं वहीं पहुँचता हूँ। अच्छा। तो मैंने फिर फ़ोन किया स्वामी धर्मदेव जी को कि स्वामी जी माननीय मनोहर जी भी आश्रम पर आ रहे हैं। तो वो स्वामी जी बड़े खुश हुए। तो स्वामी जी खुश हुए और फिर वहाँ जाके उन्होंने इतनी देर के अंदर वहाँ अपना पटौदी में आश्रम में 200-300 लोगों को बुला लिया, बड़ी बड़ी मालाएं मंगा ली, बड़ा बड़ा वो किया। और पहली बार स्वामी धर्मदेव जी के मुख से निकला, किसी संत महात्मा की वाणी है, वो ईश्वर के वचन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो उस समय पर पटौदी के नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे। तो उनको कहा कि तुम पता है आज किसका सम्मान कर रहे हो, किसको माला पहना रहे हो? अच्छा। ये हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री हैं। ये धर्मदेव जी ने कहा। और ये बात है मेरा ख्याल है जुलाई या अगस्त की बात है 2014 की। चुनाव तो अक्टूबर में हुए थे, लेकिन 2-3 महीने पहले की बात है। तो वो ईश्वर ने कुछ चीज़ें तय की हुई थी, वो संत के मुंह से वो शब्द निकले, वो धीरे धीरे वो रास्ता बनता चला गया। हमारी सरकार आ गई, 47 विधायक हो गए, विधायक दल का नेता चुना गया, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि मनोहर लाल जी को कमान दी जाएगी। तो लोगों को लगा भी कि मनोहर लाल जी कहाँ से आ गए। संगठन के लोग तो मनोहर लाल जी से परिचित थे, लेकिन मनोहर लाल जी पब्लिक फिगर तो थे नहीं। तो लोगों को लगा कि ये कहाँ से आ गया। लेकिन मनोहर लाल जी को जो मौका मिला और जो उन्होंने संगठन चलाया था और जो संगठन की ताकत उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने वो अपने पद चिन्ह जो 9.25 साल 9.5 साल जो भी आप कह लो, मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने नए आयाम स्थापित किए, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए हों, चाहे एक हरियाणा एक हरियाणवी वाला नारा उन्होंने दिया था, जहाँ हमारे विधायक नहीं थे वहाँ भी बराबर विकास कराने की बात हो, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात हो, मतलब बहुत सारे मैं गिनाने लग जाऊँ तो इतनी सारी योजनाएं मनोहर जी लेके आए। एक बीच में मैं भी आपको बताऊं, आपको जब ये आप कह रहे हो कि उस समय अंदाजा नहीं था, उस समय एक अंदाजा शायद मेरी भी उस दौर में आपसे बातचीत हुई हो, जब मनोहर लाल इधर का दौरा कर रहे थे प्रचार प्रमुख के नाते। उस समय एक बात जो है, हमारे प्रधान संपादक जो है उधर राष्ट्रीय कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, मीटिंग हुई, हम सब चीफ रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, मैं दैनिक जागरण में था। तो उन्होंने कहा कि भाई सब बताइए क्या आप लोगों का आइडिया, कौन बनेगा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर। तो मैंने कोई अलग अलग नाम, किसी ने विज का लिया, किसी ने धनखड़ का लिया, मैंने कहा कि मनोहर लाल बनेंगे जो है। फिर बोले कि आपकी इस कल्पना का आधार क्या है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा संघ की पसंद और मोदी की पसंद। मोदी की पसंद और संघ की पसंद होने के बाद में मनोहर लाल का नंबर आएगा। निश्चित तो तौर पर उस दिन जो मेरी बात कही बाद में सच साबित हुई। कई लोगों ने कहा भी यार आप ऐसे हवा में फेंक रहे हो, लेकिन बाद में मैं सही साबित हुआ। तो जो बहुत सारे लोग, स्वामी धर्मदेव भी, प्रिडिक्शन थी कई लोगों की थी, आपको भी ध्यान नहीं, आप भी एक बार बता रहे थे कि बड़ी ताकत है यार, ये कुछ भी बन सकते हैं। हाँ, तो था ही कि भाई मोदी जी के साथ काम किया था। निश्चित तौर पर मोदी जी ने इनकी वर्किंग को देखा हुआ था, इनकी सिंसियरिटी को देखा हुआ था, इनकी ऑनेस्टी को देखा हुआ था। तो किसी भी नेतृत्व को कैसा लीडर चाहिए? यही चाहिए जिसके अंदर ये सब गुण हो, सबको बांध के रखने की हो, संगठन का महारत जिसको हासिल हो। तो वो सारे गुण संपन्न थे मनोहर जी। तो और बाकी फिर मैं ये कहूँगा कि सुपर वाले को ये मंजूर था, तो सब चीज़ें ठीक होती चली। अच्छा, एक चीज़ हम सुनते हैं कि मनोहर लाल जी जो फैसला ले लिया, मान लीजिए परिवार पहचान पत्र का ही है या प्रॉपर्टी आईडी का भी है, फिर चाहे आलोचना हो रही हो, चाहे अरविंद यादव जाएं, चाहे सुनील ग्रोवर जाएं, चाहे महेश वैद्य जाएं कि भाई ये फैसला जो है सही नहीं है, करें कि मनोहर लाल कुछ जिद्दी, मतलब थोड़ा सा अड़ियल जो स्टैंड लिया उस पर कायम रहने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, कोई भी आदमी स्टैंड लेगा तो उसको जिद्दी और अड़ियल कहा ही जाएगा। अब जैसे बिना खर्ची पर्ची की बात है, अब बिना खर्ची की पर्ची की जब उन्होंने वो लेके आया कि भाई मैं किसी की भी सिफारिश को नहीं मानूंगा, और वो हंस के कई बार कहते थे कि मैं ओम प्रकाश चौटाला क्यों बनूं, 10 साल क्यों जाके जेल में नौकरी देने के लिए करूं। तो हम लोगों का दबाव भी होता था, पार्टी के लोगों का दबाव भी होता था कि भाई जिन्होंने जीवन लगाया है और जिनके पास खाने के लिए दाने भी नहीं है, घर परिवार भी बर्बाद हो गया, तो क्या उनके बच्चों को एक एक को हम नौकरी नहीं दे सकते? तो उनका सीधा कहना था, वो स्टैंड लेते थे कि भाई मैं, ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या ये इस बात की कमिटमेंट करा के राजनीति के अंदर आए थे कि हम दे रहे हैं तो हम बदले में कुछ लेंगे? जब ये नहीं करके आए थे, स्वेच्छा से ये पार्टी को इन्होंने मां माना था और स्वेच्छा से ये काम कर रहे थे, तो आज ये डिमांड क्यों? मतलब बड़ी बात है। तो मैं इस बात को स्टैंड लूंगा कि भाई मैं किसी को, जाके बैठकों के अंदर समझाते थे कि भाई आप लोगों ने लगाया था तो क्या इस बात का था कि सत्ता में आएगी तो हम अपने बच्चों को नौकरी लगाएंगे या हम ये करेंगे? हम लोग तो व्यवस्था परिवर्तन वाले लोग थे, तो अब व्यवस्था परिवर्तन करने का मौका आया है तो हम इसको क्यों ना करें और इससे हम अपने आप को ऊपर क्यों ना उठाएं? तो वो स्टैंड लेते थे।
अरविंद जी, दो बात, एक खट्टी और एक मीठी। जी। मनोहर लाल के बारे में खट्टी, कभी बहुत बड़ा ऐसा कांड रहा हो, बहुत ज्यादा गुस्से में कभी आपने उनको देखा हो कि किसी बात पर कि मनोहर लाल आपा खो बैठे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में, कोई ऐसी घटना आपको ध्यान हो? देखिए, बहुत सारी बातें थी। जब वो बैठते थे, करते थे, कई बातें उनको हम लोगों की अच्छी नहीं लगती थी, तो बड़े के नाते हमको डांट भी दिया करते थे। हम भी हंस के दाएं बाएं हो लेते थे, फिर उनके सामने थोड़ी देर बाद आ जाते थे। तो एक घटना नहीं है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, छोटी बड़ी, जब आदमी साथ काम करता है, साथ होता है, तो बहुत सारी बातें होती है। कई बार वो मान लेते थे, हंस के हम लोगों की बातों को मान लेते थे, कई बार वो धमका देते थे, नहीं मानते थे। तो ये तो एक सहज प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया थी। जब इतना लंबा समय एसोसिएशन, और मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जो 1994 से लेके और 2014 तक मुख्यमंत्री बनने तक, जी जी। यानी उनके नज़दीक रह के सब कुछ वो देखा। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो थोड़ी दूरी, क्योंकि उनकी व्यस्तता हो गई, बार बार मिलना भी नहीं हो पाता था, और हम भी उसको समझते थे, तो हमने कभी प्रयास भी नहीं किया। कभी भी मैं 2014 के बाद उनको मिलने गया तो बिना समय लिए मैं उनको भी मिलने नहीं गया कि भाई मुझे समय देंगे मिलने का, उनके पास समय होगा तो ही मैं जाऊँगा। मैं कभी भी जाके कोठी के ऊपर नहीं खड़ा हुआ कि भाई मैं उनके साथ इतना अधिकार है मेरा और मैं जाके करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी पाठशाला के अंदर से शिक्षा ली हुई थी कि भाई अब जिसका जो दायित्व है वो करने दो ना उसको, उनको जो मौका मिला है वो करने दो, उसमें हमारा समर्थन रहना चाहिए, दूर से रहना चाहिए। तो हम सब लोग, मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जितने भी साथी थे, हम सब लोग आपस में बैठ के बात करते थे। कभी भी हमने डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया, कभी भी जाके अपना अधिकार दिखाने का काम नहीं किया। हम लोग सहज भाव से कि भाई उनके पास इतना बड़ा दायित्व आया है और वो हमारे साथी नहीं है, हमारे सिर्फ नेता नहीं है, आज वो उस प्रदेश के मुखिया हैं, उनके ऊपर ये 2 करोड़ 40 लाख 50 लाख लोगों का दायित्व है। और मोदी जी कहते थे कि ये परिवार मेरा है, तो 6 करोड़ लोगों का गुजराती थे, जब वो कहते थे 1 करोड़ 40 लाख का बोलते थे, तो मनोहर जी का भी यही था, तो हमने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, एक आपको लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री आपने कहा छाप छोड़ी है, बहुत सारे काम आपने गिनवाए हैं, डिजिटल हरियाणा दिया, नौकरी की भी बात की, बिना खर्ची पर्ची की, लंबी सूची है, हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप से हम तो जो जानना चाह रहे हैं कि जो छाप मुख्यमंत्री रहते उन्होंने हरियाणा में छोड़ी, क्या केंद्र में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री रहते हुए वो अभी तक जो कर रहे हैं वो उतनी छाप छोड़ पाए? देखिए, केंद्र का और प्रदेश के दोनों के अपने अपने अलग आयाम हैं, और निश्चित तौर पर, क्योंकि इतनी जल्दी आप, अभी तो 3 घंटे का पेपर है जी जी, और 3 घंटे के पेपर में से अभी वो 30 मिनट उनको हुए हैं, तो अभी 2.5 घंटा तो बाकी है ना। तो आप बिना वो 2.5 घंटा पूरा हुए उनके पूरे पेपर का आकलन कैसे कर सकते हो? तो अभी करके दिखाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास विजन है। मनोहर जी, जिसके पास भी विजन होता है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता ही छोड़ता है, और वो मनोहर जी के पास है विजन, वो विजनरी पर्सनैलिटी हैं, तो इसलिए उनके छाप ना छूटे ये संभव ही नहीं है। जो छाप छोड़ेंगे वो निश्चित तौर पर छोड़ेंगे, हम लोगों का मानना है। जी जी। अब वो तो उससे पहले तो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, मुख्यमंत्री बने वो सीधे मुख्यमंत्री बने वो, हाँ, और तो वो छाप छोड़ी उन्होंने, क्योंकि उनके पास पुरुषार्थ था, उनके पास विजन था। तो जब आदमी के पास विजन होता है और जब उसको मौका मिलता है तो वो समाज के हित के अंदर ही निर्णय लेते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर छोड़ेंगे, मेरा ये मानना है। आपने अरविंद यादव को सुना, मनोहर लाल से जुड़े बहुत सारे इन्होंने किस्से भी बताए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद यादव जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एनजेपी का भी, एनजेपी के सब श्रोताओं का भी। और मनोहर लाल जी फिट रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें, देश सेवा करते रहें। हम लोगों पर अपना आशीर्वाद, तो मेरी भी सुन ले। हम लोगों का आशीर्वाद, हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस इतना ही, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।